18 बिहार झारखंड, मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पास झारखंड सरकार के बकाए 1,36 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के बकाए भुगतान को जल्द से जल्द लौटाएं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है। सीएम हेमंत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी बड़ी जीत बताई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि बड़ी जीत, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है। अब केंद्र से झारखंड को अपने बकाए के 1,36,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीएम ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि हर झारखंडी के इस बकाए को लेकर के आपकी सरकार लगातार आवाज बुलंद कर रही थी। अब हमें 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा। 12 साल में चरणबद्ध तरीके से यह भुगतान होगा। सीएम हेमंत ने कहा है कि राज्यवासियों के हक सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग जन कल्याण में होगा और हर झारखंड वासी को इसका लाभ पूरा मिलेगा। तो झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि बड़ी जीत, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया है। और आपको बता दें 1,36,000 करोड़ रुपए अब मिलेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं में इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि हर झारखंड वासियों के लिए इस बकाये राशि को लेकर के आपकी सरकार जो है लगातार आवाज बुलंद कर रही थी। अब हमें 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा। 12 साल में चरणबद्ध तरीके से यह भुगतान होगा। तो सीएम हेमंत ने कहा है कि राज्यवासियों के हक सुरक्षित होने के साथ साथ इन पैसों का उपयोग जन कल्याण काम में होगा। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए झारखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी जो बकाया राशि थी केंद्र सरकार अब उनको वापस लौटाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। नहीं, एक बहुत बड़ी खबर है झारखंड वासियों के लिए। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब झारखंड में गठबंधन वाली सरकार का गठन हुआ था और सीएम हेमंत सोरेन की जब ताजपोशी हुई थी, उस वक्त मीडिया से बातचीत में हेमंत सोरेन ने ये मुद्दा उसी वक्त उठाया था और उन्होंने कहा था कि जो राज्य के जनता का पैसा है, ये खनन पर जो झारखंड का हक बनता है उस टैक्स के पैसे का, वो हमारा केंद्र के पास बकाया है और केंद्र सरकार से पहली उनकी प्राथमिकता ये होगी कि इस पैसे को झारखंड तक लाना। और इसमें अगर आप देखें पूरे 4.5 साल तक हर एक मंच से, हर एक ऐसे राजनीतिक मंच से अगर हम बात करें, सरकारी कार्यक्रम की बात करें, नीति आयोग की बैठक में जब वो गए उसकी बात कर लें, कोई मंत्री भी अगर दिल्ली जाते थे, जब केंद्रीय नेताओं से बातचीत होती थी, उस वक्त की भी अगर आप बात करें तो सबसे पहला अगर कोई मुद्दा होता था तो ये 1,36,000 करोड़ का मुद्दा होता था। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला आ गया है, तब झारखंड में खासकर हम अगर बात करें, जनता के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। और जो सत्ताधारी दल लगातार इसको लेकर आवाज उठा रही थी, उनके लिए राहत भरी खबर है कि अब ये जो बड़ा पैसा है, ये जो 1,36,000 करोड़ रुपए हैं, ये झारखंड के विकास में खर्च किए जा सकेंगे। अविनाश, आपके साथ झारखंड के महासचिव भी हैं, अगर जेएमएम के महासचिव, अगर आप उनसे बात करना चाहें, दर्शक सुनना चाहेगी। हेलो जी अविनाश, क्या आपके साथ इस वक्त जेएमएम के महासचिव भी जुड़े हुए हैं? जी जरूर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आपकी बात भी करा। जी, मैं चाहूंगी कि आप भी उनसे बात करें और इस वक्त झारखंड की जनता उनको सुनना चाहेगी। विनोद जी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? ये जो बड़ा फैसला है, इससे कितना लाभ होगा और आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं इसको? देखिए, बहुत बड़ी जीत है और लगातार जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी, उस समय से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और केंद्र के सभी मंत्रियों से माननीय मुख्यमंत्री ने वार्ता की, लेकिन किसी भी तरह का कोई पहल होता हुआ केंद्र के सरकार की तरफ से नहीं दिखा हम लोगों को। तो ये मामला जब कोर्ट में गया तो निश्चित रूप से हम लोगों को उम्मीद बंधी, आशा बंधी और आज जो फैसला आया है, हम सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद देंगे। और इस फैसले से एक बात तो है कि राज्यवासियों का जो बकाया पैसा है वो मिलेगा और खनन कंपनियों पर या जो भी कोयला कंपनियां हैं यहाँ पर, उस पर राज्य सरकार अपना टैक्स लगा सकेगी और उन पैसों से राज्य के विकास में हम निरंतर आगे बढ़ते रहे।
ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और विनोद पांडे जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया न्यूज 18 से जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, झारखंड सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और झारखंड वासियों के लिए ये अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन भी काफी खुश है और उन्होंने कहा है कि ये जो पैसे हैं, जो बकाया राशि, इसका जब भुगतान होगा तो ये जन कल्याणकारी योजनाओं में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जन कल्याण के काम में ये पैसे काम आएंगे। रांची से एक बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत है। सचिवालय मार्च मामले में बीजेपी नेताओं को राहत। देखिए, धुरवा थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश। बाबूलाल, संजय सेठ और अर्जुन मुंडा पर दर्ज थी एफआईआर। 28 बीजेपी एमएलए पर भी दर्ज थी एफआईआर। 11 अप्रैल 2023 का मामला था। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने मार्च किया था। सचिवालय मार्च मामले में बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, बीजेपी नेताओं को खासतौर पर राहत मिली है। सचिवालय मार्च मामले में बीजेपी नेताओं पर आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज की गई थी और धुरवा थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दिया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ और अर्जुन मुंडा पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे रद्द करने की बात कही गई है। और एक खबर सामने आ रही है रांची से, जहां अरगुड़ा इलाके स्थित एक होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। रांची पुलिस ने होटल से कई लड़कियों को हिरासत में लिया है। एसएसपी के निर्देश पर चली इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस ने कई लड़कों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। आपको बता दें कि जून महीने में भी इस होटल में रेड की गई थी, लेकिन इसके बाद भी यहां पर देह व्यापार का धंधा बंद नहीं हुआ। देश कल आजादी के 78 साल का जश्न मनाने की तैयारी में है और इस साल 15 अगस्त की थीम विकसित भारत है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करना है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार कल उपराजधानी दुमका में झंडा फहराएंगे। दुमका पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्यपाल 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंच भी गए हैं। दुमका पहुंचने पर संथाल परगना प्रमंडल और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वास्तव में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो देश प्रगति की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है और जितनी भी सरकारें हैं जिस ढंग से काम कर रही हैं, उससे हम विश्वास करते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश अगले कुछ समय में दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत बने आर्थिक रूप से, मुझे लगता है कि सबके सहयोग से मिलकर हम इसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और देश दुनिया में अपनी पहचान और नाम पैदा करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी रांची में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अलग अलग तरीके से अपनी देशभक्ति से जुड़ी भावनाओं को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि वुमेन्स इवेंट के मॉडल्स ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्राई कलर की थीम पर फोटोशूट भी किया है। आजादी के 78वें वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में झारखंड के 19 कर्मियों और पदाधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। गढ़वा के एसपी दीपक कुमार पांडे समेत 7 लोगों को वीरता पदक से नवाजा जाएगा, तो वहीं 11 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा, जबकि फायर विभाग के एक कर्मी प्यारेलाल टिम्बार को भी वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। बता दें आपको, इतिहास में पहली बार फायर सर्विस में पदस्थापित कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। देश भर के 46 फायर विभाग में कार्यरत कर्मियों को सम्मानित किया जाना है, जिनमें झारखंड से सिर्फ एक नाम प्यारेलाल तमवार को शामिल किया गया है और उन्हें यह सम्मान पिछले साल साहिबगंज में हुई आगजनी की घटना को काबू पाने के लिए दिया गया। गढ़वा जिले के एसपी दीपक पांडे को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से
नवाजा जाएगा। गृह मंत्रालय ने एसपी दीपक पांडे को उनके बेहतर कार्य के लिए सम्मान दिया है। दरअसल एसपी दीपक पांडे ने साल 2022 में भाकपा माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में उद्दम्य साहस दिखाया था और उनके नेतृत्व में भाकपा माओवादी नक्सली रविंद्र गंजू के करीबी दोस्त सब जोनल कमांडर चंद्रभान को मार गिराया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरे सब जोनल कमांडर गोविंद ब्रिजिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए थे। तब एसपी दीपक पांडे लोहरदगा में तैनात थे। राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड मिलना किसी भी पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी के लिए बहुत गौरव का क्षण होता है। और ये अवार्ड जब मैं 2022 में लोहरदगा जिला में एडिशनल एसपी ऑपरेशन के रूप में पदस्थापित था, उसमें 29 दिसंबर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि माओवादी का जो रविंद्र गंजू है रीजनल कमेटी मेंबर, उसका दस्ता आया हुआ है बगड़ू थाना अंतर्गत। इसी सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन प्लान किया गया था सीआरपीएफ और जिला पुलिस को मिला करके। उस ऑपरेशन को मैं लीड कर रहा था। चाईबासा से एक बड़ी खबर है। राजाबासा के पास जंगल में आईईडी मिला। नक्सलियों ने यह आईईडी बम लगाया हुआ था। सुरक्षा बलों ने आईईडी बम को नष्ट किया। पुलिस सीआरपीएफ की कार्रवाई से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आपको, राजाबासा के पास से जंगल में आईईडी बम मिला। बता दें आपको कि ये जो कोशिश थी नक्सलियों के द्वारा की गई थी, आईईडी बम लगाया गया था नक्सलियों के द्वारा। सुरक्षा बलों ने आईईडी बम को नष्ट कर दिया है। तो आपको बता दें कि उनकी नापाक साजिश नाकाम हो गई है। नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई से। बोकारो में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कांग्रेस ने किया था। जिन लोगों ने देश की आजादी के बाद विभाजन को नहीं देखा था, उसे आज बांग्लादेश की स्थिति को देखकर उस वक्त की स्थिति को याद करना चाहिए। मानव इतिहास में विभाजन की सबसे बड़ी विभीषिका जो 1947 को हुई थी 14 अगस्त, जब एक देश का दो टुकड़ा सिर्फ धर्म के नाम पर कर दिया गया। इस विभाजन की विभीषिका को स्मृति के रूप में याद रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला की ओर से इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसको निरंतर हम याद रखें, स्मरण में रखें। और इसके कारण कांग्रेस और कांग्रेस की उस पद लोलुपता जिसके कारण यह देश का विभाजन हुआ, तो उसको भी जनता को याद कराने का काम करते हैं। पाकुड़ में डीसी मृत्युंजय कुमार बर्णवाल के नाम पर तस्वीर वाली फेक व्हाट्सएप आईडी बनाकर जिले के अन्य अधिकारियों से पैसे की मांग करने का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने जिले के कई अधिकारियों से गिफ्ट भी मांगे हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि साइबर अपराधी इतने निर्भीक हो गए हैं कि किसी डीसी की गलत तस्वीर लगा करके दूसरे अधिकारियों को कॉल कर रहे हैं। डीसी ने लोगों से ऐसे फर्जीवाड़े से बचने की भी अपील की है। झारखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं से आवेदन मांगा है। आपको बता दें कि रांची में पहली बार चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के नेता पहुंच रहे हैं और इस दौरान झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होगी। जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे भी बात की जाएगी। हमें विधानसभा चुनाव को देखते हुए सबसे प्रथम कार्य तो हमने यहाँ ये किया है कि सारे जिलों से और 81 विधानसभा से जो हमारे उम्मीदवार इच्छुक हैं प्रत्याशी बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, उनसे प्रथम दौर में सारे लोगों से आवेदन और उनका बायोडाटा मांगा गया है प्रदेश कांग्रेस की ओर से, जो जिलाध्यक्ष के पास जमा करेंगे और जिलाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस को फॉरवर्ड करेंगे। रांची के प्रोजेक्ट भवन में एसएलबीसी की बैठक हुई। मीटिंग में बैंकर्स के साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड के बैंक्स यहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो वहीं कृषि मंत्री ने बताया कि जब तक कृषि को बैंक से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो बिजनेस के तौर पर लोगों के बीच नहीं आ पाएगा। ये काफी बढ़ गई है कि बैंक्स जो हैं झारखंड में वो यहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। अब सीडी रेशियो देखिए 2019-20 में 39-40 के करीब होता था या उससे कम भी रहता था। आज आपने देखा होगा 49.5% रेट। ये टेकअप स्टेज में आ गए हम लोग।
टेकअप स्टेज उसको कहते हैं जहाँ से नीचे नहीं जाता है कि जहाज बार उड़ गया तो नीचे नहीं जाता, वो अपने आप ऊपर चला जाता है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। कृषि को जब तक हम लोग बैंक से नहीं जोड़ते हैं तब तक वो एक बिजनेस के तौर पर लोगों के बीच नहीं हो सकता है। आज खास मुद्दा कृषि लोन माफ़ी था। जल्दी से जल्दी हम लोग ये इसका फ़ायदा कैसे किसानों तक पहुंचा सकें, उसके लिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा जो एनपीए खाते हैं उनको भी नॉन एनपीए घोषित करने के लिए बैंक की तरफ से हम लोगों की जो बात हुई उसके हिसाब से 50% पेवर बैंक की तरफ से ये एसएलबीसी ने तय किया है और 50% सरकार करेगी। रामगढ़ के जिला समाहरणालय में डीसी की अध्यक्षता में डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि बैठक में डीएमएफटी के तहत उपलब्ध राशि और लायबिलिटी की समीक्षा की गई। सदर अस्पताल के नए भवन से पुराने भवन तक फुटओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी चर्चा की गई। जो कल्याणकारी योजना है बेसिकली हेल्थ से संबंधित और वाटर सप्लाई से संबंधित और कुछ सड़क से संबंधित प्रावधान आया हुआ था, उन सबको लेने का काम। रांची में पारा शिक्षकों की एक बार फिर से शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ बैठक हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सहायक शिक्षकों के साथ कई विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन नियम के मुताबिक वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। छोटी छोटी मांगों को हम लोगों ने माना है, लेकिन वेतनमान लागू करना संभव नहीं है। वेतनमान से सरकार पर बोझ बढ़ेगा। पारा शिक्षकों का कहना है कि हम लोग कई सालों से अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार ने भरोसा दिया था कि हमारी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 10 दिन बाद फिर से पारा शिक्षकों के साथ बैठक होगी। चर्चा हुआ, फाइनल हुआ, अगली बैठक फिर होंगे 20 तारीख के बाद। सहमत हुए 2000 को लेकर? कुछ विषय पर सहमत हुआ, कुछ विषय पर असहमति है, उसको दूर किया जाएगा। कब बैठक होगी सर अगली? 10 दिन बाद। नहीं, हम लोग के प्रति सरकार गंभीर है, ये तो सच्चाई है। सच्चाई इस बात से लगाया जा सकता है कि आज 14 अगस्त है और 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर इन्होंने बैठक एक करीबन 4 घंटा हम बैठक रखे और उन्होंने फिर मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए टाल दिया गया। तो सरकार यदि हमारे प्रति गंभीर नहीं रहती तो इस तरह का बैठक का दौर नहीं चलता। और आज तक हमारा जो भी मिला है नियमावली, इस सरकार का देन है कि बिना आंदोलन किए ही मिला है और हमें लगता है कि सरकार हमें दे के ही जाएगी जो हमारा उनके प्रति अपेक्षा है। आज भी उसी तरह की बातें हुई और जो जिस वेतनमान के पर हम लोग संघर्ष मोर्चा अडिग हैं, उस बात की पूरी नहीं हो पा रही है। परिणाम आज माननीय शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को फिर व्यक्त किया कि एक बार फिर हमको सीएम से मिलने दीजिए। तो एक प्रत्याशा हम लोग कर रहे हैं और थोड़ा सा दुख हो रहा है कि जितना हम लोग प्रत्याशा रखे हुए हैं वो हम लोगों को पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी अपने आप में काफ़ी दुखी महसूस हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री वैजनाथ राम से फुटबॉल खिलाड़ियों ने मुलाकात की। आपको बताते चलें कि 63वीं सुब्रतो कप इंटरनेशनल अंडर 17 बालिका फुटबॉल की चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियों ने परचम लहराया था। शिक्षा मंत्री ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड तीसरी बार चैंपियन बना है। झारखंड की टीम ने बांग्लादेश को 4-1 से हराया था। हमारी बेटियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सुब्रतो कप अंडर 17 में बांग्लादेश को हराकर आई है। ये न केवल झारखंड के लिए बल्कि भारत के लिए गौरव की बात है कि हमारे झारखंड की बच्चियों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं हृदय से इनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भी ऐसे ही कीर्तिमान स्थापित करें। लोहरदगा से देवघर आए कांवरियों की मौत त्रिकुट पहाड़ से गिरकर हो गई। करीब 22 घंटे की रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ की टीम ने कांवरियों का शव निकाला। हादसे को लेकर मृतक के साथी ने यह बताया कि देवघर और बासुकीनाथ में पूजा अर्चना करने के बाद त्रिकुट पहाड़ घूमने आए हुए थे। पहाड़ से उतरने के दौरान उसका पैर अचानक फिसल गया और पहाड़ की खाई में जा गिरा। आपको बता दें कि मृतक लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के ताठी गाँव का रहने वाला था। जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ का, उन्होंने काफ़ी अच्छा समर्थन दिया और जो लोकल गाइड हैं उनकी काफ़ी मदद की वजह से इस ऑपरेशन को हम सक्सेस कर। कितने घंटे तक आपका ऑपरेशन चला? लगभग मॉर्निंग 7 o'clock को अभी जो हम लेके आ रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। उसका नाम मुन्ना कुमार। उम्र इसका लगभग 30 साल। किस कारण से गिरा है?
कारण नहीं, हम लोग आ रहे थे, उतर रहे थे, अचानक कैसे पैर और स्लिप किया होगा, गिर गया होगा। हम लोग आगे आगे थे, वो पीछे था। वो तो हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन वो गिर रहा था, स्लिप किया होगा तभी बुड़क रहा था। और ऊपर से देखे तो दिखाई दिया कि नहीं? हाँ नहीं दिया, नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। खबर लोहरदगा से है, जहां पर जुरिया मध्य विद्यालय के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बच्चों के लिए बनाए गए क्लासरूम्स पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। बच्चों का कहना है कि खुले आसमान में क्लास होने से बारिश के दिनों में पढ़ाई नहीं हो पाती है। पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि जब तक क्लासरूम नहीं बन जाता है तब तक आंगनबाड़ी केंद्र या फिर दूसरे सरकारी भवन में बच्चों के बैठने और पढ़ने की व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही क्लासरूम्स की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। खुले आसमान में बैठे पेड़ के नीचे, गर्मी या बरसात होता है, बरसात में भींग के हम लोग पढ़ते हैं। हमें क्लास में बैठते हैं तो ऊपर से हमारे स्कूल का छत पूरा जंजर हो गया, ऊपर से पत्थर गिरता है। नए भवन बनाने के लिए हम लोगों को राशि उपलब्ध है और जब तक भवन नहीं बनता है तब तक वहाँ के बच्चों को हम लोग निकटस्थ जो पंचायत का अपना भवन है उसमें हम लोग क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग जिला पंचायती से राज पदाधिकारी से वो एनओसी भी मांगे हैं और अनुमति भी मांगे हैं कि आपके यहाँ हम लोग क्लासेस चलाएंगे। खबर दुमका से है, जहां पुलिस ने महिला के अर्धजले शव की पहचान कर ली है। परिजनों ने उसके हाथ में बने टैटू से महिला की पहचान की। बता दें आपको, महिला एक बच्चे की मां है, लेकिन उसका मोहनपुर गांव के पवन चौधरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी प्रेमी ने घुमाने के बहाने महिला को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुटी है। पता चला हम लोग को तो देवघर की रहने वाली है, मोहनपुर एक जगह वहाँ की, और उसका शादी दुमका हुआ था और उससे एक बेटी भी है। इसी क्रम में उसका गांव जहाँ मायके था वहीं का एक रहने वाला लड़का के साथ उसका दोस्ती था, संबंध था। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।